जय श्री कृष्णा मित्रों आज जो मैं शीर्षक आपके समक्ष लेकर आया हूँ, श्री रतन टाटा जी की जन्म कुंडली अध्ययन। देखो मित्रों, जन्म कुंडली श्री रतन टाटा की मैंने पहले एक दो बार कर दी है, लेकिन आज मेरा लाने का क्या उद्देश्य था। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं किसी भी जन्म कुंडली की बारीकी को मैं आपको समझा सकूं कि ऐसी कौन सी बात है इस जन्म कुंडली में जो आम मनुष्य की जन्म कुंडली में नहीं है, और आपकी जन्म कुंडली में भी है तो आप मान करके चलिए आप भी अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है मित्रों, देखो मैं एक बात बताता हूँ मित्रों, अगर आप ज्योतिष को मानते हैं तो आपको दो बातें माननी पड़ेगी। न चाहते हुए भी अगर आप ज्योतिष को मानते हैं तो आपको दो बातें माननी पड़ेगी। पहली बात है कि आपको प्रारब्ध को मानना पड़ेगा। प्रारब्ध यानी आपने पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं, पिछले जन्म आपका कैसा रहा है, उसके आधार पर आपके इस जन्म का निर्णय होगा और हुआ है। ठीक है, जहाँ पर भी आज है। दूसरा, आपको पुनर्जन्म को मानना पड़ेगा। पुनर्जन्म का अर्थ ये हुआ कि आप इस जन्म में जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी कार्य कर रहे हैं, वो सब आपको अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। तो ये दो बातें आपको निश्चित तौर पे आपको जीवन में, अगर आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं, अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो ये दो बातें आपको माननी ही पड़ेगी। ठीक है मित्रों, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसा कि मैं श्री रतन टाटा जी की जन्म कुंडली लेकर के आया हूँ, तो देखो ये जो ग्रह स्थिति आपको दिख रही है, ये ग्रह स्थिति आपको बहुत सी जन्म कुंडली में देखने को मिल जाएगी। तो हर कोई तो व्यक्ति अरबपति नहीं है। तो पहली बात क्या निकल के आती है? पहली बात ये निकल के आती है कि श्री रतन टाटा जी का प्रारब्ध ऐसा था। प्रारब्ध का अर्थ ये कि इनके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे कि ये इतने शक्तिशाली परिवार में इन्होंने जन्म लिया, इतने बाहुबली परिवार में इन्होंने जन्म लिया और जन्म लेकर के उस कड़ी को आगे निरंतर बढ़ाया। ठीक है मित्रों, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैं अब कुछ ग्रह स्थितियों की, विलक्षण स्थितियों के बारे में आपके सामने चर्चा करता हूँ। ठीक है, देखो जन्म कुंडली मैंने पहले ही विश्लेषण कर ली है, मैं कुछ मुख्य बातें लेकर के आता हूँ आपके सामने। कुछ मुख्य बातें क्या है? देखो, कोई भी ज्योतिषी जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली अध्ययन करते हैं तो उनकी सबसे पहले नज़र कहाँ जाती है? लग्न पर। एक बार बोलूँ, कितनी बार बोलूँ, हमेशा मैं यही बोलता हूँ, लग्न पर जाती है। और लग्न कितना बलवान है, लग्न का मान कितना है, कोई भी ज्योतिषी यह देखते हैं। मैंने पता किया और जब इनके बारे में देखा तो सब ग्रहों के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, चंद्रमा का जो इनका जो मैंने मान देखा है, चंद्रमा का मान देखा मैंने 21 अंश लगभग कुछ कला है, और लग्न का जो मैंने मान देखा है 2 अंश। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो रतन टाटा जी 85 साल के हो गए हैं, कोई इनको कुछ भी नहीं चाहिए, न ये जन्म कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हैं किसी से, न कुछ। हम सिर्फ सीखने के क्रम में इनकी जन्म कुंडली देख रहे हैं। तो आप देखिए कि देखो श्री रतन टाटा जी का जो लग्न है, सबसे पहले तो लग्न 2 अंश का है। किस राशि में? धनु लग्न में, यानी धनु लग्न में 2 अंश का इनका लग्न है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इनका जो नक्षत्र निकल के आ रहा है लग्न के 2 अंश का, वो आ रहा है मूल नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र निकल के आ रहा है? मूल नक्षत्र। और चंद्रमा जो कि 21 अंश पर है क्षमा चाहता हूँ, 21 अंश पर है, उनका जो नक्षत्र निकल कर आ रहा है वो आ रहा है पूर्वा भाद्रपद। कौन सा नक्षत्र निकल के आ रहा है? पूर्वा भाद्रपद। तो अब आप देखिए कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र निकल के आ रहा है और मूल नक्षत्र निकल के आ रहा है। मैं इन दो ही नक्षत्र की बात क्यों कर रहा हूँ? मैंने आपको ये तो नहीं बताया शनि का नक्षत्र या बुध का। बताने में बता सकता हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र निकल के आ रहा है, पूर्वा भाद्रपद किसका नक्षत्र है? वह गुरु का नक्षत्र है। किसका नक्षत्र है? गुरु का, बृहस्पति का। और मूल नक्षत्र किसका नक्षत्र है? मूल नक्षत्र है केतु का। ठीक है मित्रों, तो केतु का जो मूल नक्षत्र है, लग्न की हम चर्चा कर रहे हैं, तो मूल नक्षत्र का प्रभाव, केतु का प्रभाव क्या रहता है? केतु का प्रभाव यह रहता है कि व्यक्ति को ऊर्ध्वगामी सोच का बनाता है। ऊर्ध्वगामी मतलब ऊंची सोच का, बड़ी सोच का व्यक्ति को बनाता है। केतु सर्वाधिक शुभ ग्रह, लेकिन राहु के समक्ष होने के कारण उनकी गणना पाप ग्रह में की जाती है। ठीक है, तो ऊर्ध्वगामी सोच को बनाने वाला केतु होता है। केतु ये बात भी सही है कि व्यक्ति को थोड़ा भ्रम की स्थिति में डालता है कि क्या करूँ, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करूँ या फिर नहीं करूँ, ऐसा वैसा। केतु
कुजवत है, मंगल के समान केतु मंगल की तरह केतु कुजवत है, तो थोड़ा सा धैर्य की कमी भी व्यक्ति के अंदर देखी जाती है। थोड़े धीर गंभीर है, थोड़ा धनु लग्न होने के कारण थोड़ा धीर गंभीर भी है ये, और एकदम सात्विक विचारधारा सात्विक सोच वाले भी है। लेकिन जो केतु का प्रभाव था मैंने आपको बता दिया, बड़ी सोच, क्या सोचना है, बड़ी सोच, केतु का ये प्रभाव होता है। ठीक है, कुछ मंगल के लक्षण भी उसमें पाए जाते हैं। अब जैसा कि इनका जो चंद्रमा का जो नक्षत्र है, चंद्रमा और इस लग्न के नक्षत्र के बारे में मैंने चर्चा क्यों करी मित्रों? चंद्रमा क्या है? व्यक्ति का मन है। आप अपनी जन्म कुंडली ये वीडियो देखने के तुरंत बाद उठाइए और अपनी जन्म कुंडली खोलिए और आप देखिए कि आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में है। फिर आप देखिए कि उस नक्षत्र का स्वामी कौन सा और नक्षत्र का क्या प्रभाव है। जो प्रभाव उस नक्षत्र का होगा वही आपका स्वभाव होगा। 50% वही स्वभाव, 40% वही आपका स्वभाव होगा। और लग्न देखिए किस अंश पर है और लग्न किस नक्षत्र में है, लग्न का जो नक्षत्र होगा वही आपका स्वभाव होगा। ये मैं आपको डंके की चोट पर कह रहा हूँ, आप ट्राई कर लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो इनका जो चंद्रमा है वो चंद्रमा किस अंश पर है? 21 अंश पर। किस अंश पर है? 21 अंश पर। 21 अंश पर होने के कारण, चंद्रमा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होने के कारण, यानी बृहस्पति के नक्षत्र में होने के कारण, बृहस्पति के नक्षत्र में होने के कारण क्या है? सात्विक विचारधारा को मानना और अच्छे कार्यों को करना, मतलब कि अच्छे कार्य में विश्वास करना, मतलब गलत काम न स्वयं करना है न किसी को करने देना, सबका भला सोचना, वसुदेव कुटुंबकम की जो नीति होती है, संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है और सब मेरे भाई बहन है, ये जो सोच है प्रत्येक व्यक्ति को लेकर के चलने वाली, ये जो सोच है, यह सोच किसकी है? बृहस्पति के नक्षत्र के कारण। ये इनके मूल में है। मूल का मतलब ये इनके स्वभाव के रूट में है, इनकी जड़ों में है, इनका जो व्यक्तित्व है उनकी जड़ों में ये स्वभाव है चंद्रमा के नक्षत्र का, पूर्व भाद्रपद का। ठीक है मित्रों, तो ये रतन टाटा जी के बारे में आपने सुना होगा ना कि अरबों रुपए का दान कर दिया इन्हें। अपने कमाई का 66% ये डोनेशन में चले जाता है। और डोनेशन करते हैं तो ऐसा थोड़ी कि केवल इसके लिए करना है, रामलाल के लिए करना है, श्यामलाल के लिए नहीं करना, या फिर इसके मोहन के लिए करना है, रमेश के लिए करना है, सोहन के लिए नहीं करना है, ऐसा नहीं है। इनका सबके लिए डोनेशन, जो इनकी बड़ी बड़ी डोनेशन कैंप चल रहे हैं, जो इनके बड़े बड़े ट्रस्ट चल रहे हैं, एनजीओ चल रहे हैं, वो सबके लिए है। वसुदेव कुटुंबकम की नीति पर ये वर्क करते हैं। तो इतनी बड़ी सोच और इतना डोनेशन, दान में विश्वास रखना, भलाई में विश्वास रखना, लोगों का हित करने में विश्वास रखना, ये सब क्यों है? ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की वजह से। आप भी अपनी जन्म कुंडली उठा के देखिए, कहीं आपका नक्षत्र पुनर्वसु का है, विशाखा का है, पूर्वा भाद्रपद का है, तो आप मान करके चलिए ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, सात्विक विचारधारा, ये सारी बातें आपके अंदर भी देखने को पूर्ण रूप से मिलेगी। ठीक है मित्रों, कल परसों मैंने श्री नरेंद्र मोदी कुंडली अध्ययन की थी। विशाखा नक्षत्र उनका लग्न का नक्षत्र था। आपने मोदी जी के बारे में ये सुना होगा, उनके मुख से कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। ऐसा क्यों कहते हैं? सारे नेता तो ऐसा नहीं कहते हैं। वो न खाऊंगा न खाने दूंगा वह स्वयं इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका विशाखा नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है। तो वो जो नक्षत्र का जो प्रभाव है वह उनको कुछ भी चीज लेने नहीं दे रहा। उनका मन इस चीज के लिए मान नहीं रहा कि नहीं मैं ये चीज ले लूँ, गलत तरीके से ये ले लूँ, तो वो खुद भी लेने के लिए तैयार नहीं है और न अपने साथ के मंत्री लोग और जितने भी सांसद हैं उनको सख्त निर्देश दे रहे कि कोई भी कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करेगा। तो वो जो न खाऊंगा न खाने दूंगा वो नीति श्री नरेंद्र मोदी जी की तो है, लेकिन उनके आड़ में पीछे उस विशाखा नक्षत्र की है। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली देखिए और देखिए कि किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, लग्न नक्षत्र कौन सा है, चंद्र नक्षत्र। ये मैं थोड़ी गहराई बताने के लिए जन्म कुंडली लेकर के आया था, बाकी विश्लेषण मैंने पहले कर दिया है। इनका विवाह क्यों नहीं हुआ, ये एक थोड़ा सा प्रश्न पूछना वैसे कोई नहीं चाहेगा, लेकिन हाँ जानने की इच्छा है हर किसी को है कि इतने संपन्न व्यक्ति का विवाह क्यों नहीं हुआ। देखिए, विवाह देखने के लिए क्या सप्तम भाव को देखा जाता है। मूल रूप से मैं आपको बता दूं, सप्तम भाव, भावपति, भावकारक, तीनों चीज देखी जाती है। सप्तम भाव पर किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि में नहीं देख पा रहा हूँ। 1 2 3 4 केवल एक मंगल की दृष्टि देख पा रहा हूँ, वो भी यहाँ पर नहीं देख पा रहा हूँ। षष्ठ पर है तो कोई अर्थ नहीं है। सूर्य की एक दृष्टि देख पा रहा हूँ, 2 शुभ ग्रह की दृष्टि भी मैं देख रहा हूँ, शुक्र और बुध की, तो ये एक प्लस पॉइंट है, आप इसको नकार नहीं सकते हैं। लेकिन सूर्य की भी दृष्टि देख रहा हूँ, सूर्य विच्छेदात्मक दृष्टि तो होती है लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब इतनी विच्छेदात्मक नहीं है लेकिन हाँ विच्छेदात्मक है। तो कहीं ना कहीं सामान्य रूप से भाव पीड़ित है, शुभ ग्रह की दृष्टि भी और पाप ग्रह की, तो एक भाव पीड़ित हो गया।
पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ सामान्य रूप से। अब भावपति, भावपति कौन बनते हैं? भावपति बनते हैं बुध, और बुध पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। भावपति पीड़ित हो गया। भाव कारक, पुरुष की कुंडली है तो भाव कारक कौन बनेंगे? शुक्र बनेंगे। शुक्र कहाँ बैठे? लग्न में। शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ना, भाव, भावपति, भाव कारक, तीनों पीड़ित हो गए हैं। लगभग तीनों पीड़ित हो गए, तो कहीं ना कहीं चाहे आप अरबपति हो, करोड़पति हो, रोड़पति हो, 1 रुपया आपके पास नहीं है, अनाप शनाप रुपया आपके पास, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ग्रह अपना प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, ग्रह आपके पीछे पड़ जाएंगे, हाथ धो के नहा धो के आपके पीछे पड़ जाएंगे। सिर्फ एक सामान्य सी बात कह रहा हूँ, ग्रह अपना प्रभाव नहीं छोड़ेंगे। आप कहीं चले जाओ, इस सृष्टि ब्रह्मांड में किसी देश में चले जाओ, ग्रह अपना रिजल्ट देखकर ही रहेंगे। यही है ज्योतिष, यही है ज्योतिष वास्तव में, जो व्यक्ति के नेत्र को खोल के रख देता है, यही है ज्योतिष। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि इसमें कुंडली में मैंने पूरे वीडियो में बहुत कुछ बता दिया है। मंगल यहाँ पर बैठे तो व्यक्ति को अत्यंत पराक्रमी बना देंगे, सोने नहीं देंगे व्यक्ति को, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। ये है मंगल। ठीक है, पराक्रम भाव बैठ के अत्यंत श्रेष्ठ फल। चौथी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, इनके 100% पैसे डूबे होंगे, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, और इन्होंने भी लोगों के डुबाए होंगे, ये भी 100%। ठीक है, इनके पैसे होंगे तो ये दे देंगे, लेकिन हाँ इनके पैसे 100% डूबे होंगे। ठीक है मित्रों, पैसे उधार दिए होंगे तब। अब जैसे कि मैं बता दूं, गुरु धन भाव में बैठा है, ठीक है, और अच्छा है, श्रेष्ठ है। लाभ भाव में चंद्रमा बैठा है, तो देखो इसमें एक माइनस पॉइंट ये है कि इनकी आय एक जैसी नहीं रही होगी। अब पिता ने इनको इतना बड़ा एम्पायर दे दिया है कि उसको इनको संभालना है और आगे बढ़ाना है। कोई जीरो से तो इन्होंने स्टार्ट किया नहीं कुछ भी, तो ये भी कोई कम बात नहीं है। ये सब प्रारब्ध का खेल है कि पिता ने इतना एम्पायर दिया। बाकी ठीक है, ये जीरो से भी कर सकते थे, लेकिन हाँ वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा समय लगता। और एक चीज़ बता दूँ, शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हैं तो आप मान करके चलिए, कहीं ना कहीं आपको ये बहुत बड़ा उद्योगपति बनाएंगे ही बनाएंगे। और बुध और शुक्र की युति लक्ष्मी नारायणी हो गए, और क्या चाहिए व्यक्ति को? अगर आपकी कुंडली में भी है तो देखिए, आपको बहुत बड़ा उद्योगपति बनाने के लिए ग्रह प्रेरित कर रहे हैं, आपको केवल प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को देखते रहिए, देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।